हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं सुपर 30 एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है, जो कि आप लोगों को रिविजन हो जाएगा और आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन ले रखा है, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को सेशन को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो और उसके साथ साथ ये हमारा हार्ड मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को 4500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा और कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर वन का जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी 20% आप चल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो जो लोग दिसंबर के लिए तैयार कर रहे हो वो लोग इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो, ठीक है। तो जून के सेशन में जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट लिया था उसका सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक को क्लिक करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो नीचे देखो लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करके आप लोग अपना जो आंसर है हमारे साथ ही साथ भेज दे रही है। तो आर यू रेडी? यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो देखो, which of the following statements are true with respect to the Rawlsian idea of veil of ignorance? ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों को सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी से, ठीक है, जो कि वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को एक टॉपिक मिल जाएगा, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलकर रॉल्स का थ्योरी है। तो वहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर भेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में उन्होंने बात किया है। तो भेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए पर है, इट वाज डिवाइस टू nullify द इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक contingencies which put mean at odds। मतलब ये विशिष्ट आकस्मिकता के प्रभावों को कम करने के लिए तैयार किया गया था जो पुरुषों के बाधाओं में डालते हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? और या फिर देखो ऑप्शन बी, इट एम्ड टू स्टॉप मेन फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग सोशल एंड नेचुरल सर्कमस्टेंसेस टू देयर ओन एडवांटेज। मतलब इसका उद्देश्य पुरुषों को अपने लाभ के लिए सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियों के शोषण करने से रोकता था। या फिर देखो ऑप्शन सी, इट हेल्प्ड मेन एनालाइज देयर ओन सर्कमस्टेंसेस एंड चूज बेस्ट प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंगली। मतलब इसने पुरुषों को अपने परिस्थितियों का विश्लेषण करने और तदनुसार सर्वोत्तम सिद्धांतों का चयन करने में मदद की। या फिर ऑप्शन डी, इट एम्ड टू एंश्योर इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल्स स्लोली बेस्ड ऑन जनरल कंसिडरेशन। मतलब इसका उद्देश्य केवल सामान्य विचारों के आधार पर सिद्धांतों का मूल्यांकन सुनिश्चित करना था। या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, इट प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ फुल अवेयरनेस ऑफ पार्टिकुलर फैक्ट्स व्हेन चूजिंग द प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने देखोगे तो यहाँ पर देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वहाँ पर बोला है कि नोलिफाई, ठीक है, और लास्ट में जो ऑप्शन है वहाँ पर देखो बोला है फुल अवेयरनेस। ठीक है, तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो देखो अगर हम लोगों ने ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी, देखो इट हेल्प्ड मेन एनालाइज देयर ओन सर्कमस्टेंसेस एंड चूज बेस्ट प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसको हम लोगों ने डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है इसके बारे में बात नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, आप देखो यहाँ पर ए बी और डी के बारे में देखो, बी डी तो है राइट, तो हम लोगों को देखना है कि ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन ई। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है कि इट वाज डिवाइस टू नूलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक contingencies which put
मीन एट ऑड्स। ठीक है, तो मतलब ये विशिष्ट आकस्मिकता के प्रभाव के कम करने के लिए तैयार किया गया था, जो पुरुषों के बाधाओं में डालते हैं। ठीक, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। और ऑप्शन ई में क्या है कि इसने सिद्धांतों को चुनने समय विशेष तथ्यों के पूर्ण जागरूकता का विचार दबाव दिया। ठीक है, ये तो दबाव नहीं देते हैं। राइट, तो ऑप्शन ई को यहाँ पर हटा देते हैं। तो ऑप्शन ई ऐसे ही ऐसे हट गया, तो हमारा जो आंसर हो गया वो है ऑप्शन टू। राइट, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन टू मतलब ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस बोलकर, और ये 3 पॉइंट आप लोगों ने लिख लीजिए। ठीक है, तो इट वाज डिवाइज्ड टू नलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक कॉन्टिजेंसीज which put men at odds, right? Or it aimed to stop men from exploiting social and natural circumstances to their own advantage, or it aimed to ensure evolution of principles slowly based on general considerations. Okay, तो ये सारे आपने कॉपी पर लिख लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये गांधीयन आइडियल ऑफ सर्वोदय के बारे में है। ठीक है, तो ये भी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी से। ठीक है, और ये इंडियन पार्ट से लिया गया है। Okay, so which of the following statements are true with respect to the Gandhian ideal of सर्वोदय? ओके, तो सर्वोदय के गांधीवादी आदर्शों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? Okay, तो ऑप्शन ए, इट बिलीव्स इन द गुड ऑफ वन बीइंग कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। मतलब ये सभी के अच्छे में निहित एक के अच्छे में विश्वास करता है। या फिर ऑप्शन बी, इट इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ जॉन रास्किन। मतलब ये जॉन रास्किन के विचारों से प्रेरित है। या फिर ऑप्शन सी, इट इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ थोर। मतलब ये थोरे के विचारों से प्रेरित है। या फिर ऑप्शन डी, इट रैंक्स इंटेलेक्चुअल लेबर हायर देन फिजिकल लेबर। मतलब ये शारीरिक श्रम से बौद्धिक श्रम को उच्च स्थान देता है। या फिर ऑप्शन ई, इट इवेलुएट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मोर देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब ये लघु उद्योगों की तुलना में बड़े पैमाने के उद्योगों को अधिक महत्व देता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आप लोगों को बताना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर भी हम लोग ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं। तो देखो ये जो सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है वो तो जॉन रास्किन का आइडिया से ही उन्होंने लिया गया था। राइट, इंस्पायर हुआ था। तो ऑप्शन बी तो आएगा। राइट, तो देखो ऑप्शन बी कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है। और देखो ऑप्शन सी जो है आइडियाज ऑफ थोरे। ठीक है, तो ये थोरे के आइडिया से तो ये बिल्कुल इंस्पायर नहीं हुआ था, तो सी को डिलीट कर दिया। तो हमारा बचा दो ऑप्शन। राइट, तो ए और ई को हम लोगों ने देखना होगा। ठीक है, तो डी तो यही से शुरू मतलब करेक्ट है। राइट, और ए में है, इट बिलीव्स इन द गुड ऑफ वन बीइंग कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। राइट, तो सर्वोदय मतलब सभी का लिए जो उदय है, मतलब सभी को अच्छे के लिए वो काम करना चाहते हैं। राइट, इवन कि 1% जो है उसको भी उदय या फिर अच्छा काम होना चाहिए। राइट, अच्छा होना चाहिए। और ऑप्शन ई पर है, इट वैल्यूज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मोर देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज के बारे में उन्होंने बात नहीं किया है। तो ऑप्शन ई को डिलीट कर दें। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है ऑप्शन ए, बी और डी। राइट, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। राइट, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन थ्री मतलब ए बी डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर भी रोल्स के बारे में एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये भी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी ले गए हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि which one of the following pairs represents the idea of difference principle for roles। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रोल्स के लिए अंतर सिद्धांतों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखो ऑप्शन वन पर है, लिबरल इक्वलिटी एंड इक्वलिटी एज कैरीज ओपन टू टैलेंट। क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। राइट, तो ऑप्शन वन तो ऐसे ही डिलीट हो गया। अगर ऑप्शन टू, लिबरल इक्वलिटी
एंड इक्वलिटी एज इक्वलिटी ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी। तो देखो उन्होंने ये देखो इक्वलिटी ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी इसके बारे में बात किया है, लेकिन लिबरल इक्वलिटी ये पर डिफरेंस प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं किया गया। राइट, तो ये तो डिलीट हो गया। राइट, और देखो ऑप्शन 3 पर देखो डेमोक्रेटिक इक्वलिटी एंड इक्वलिटी एज कैरीज ओपन टू टैलेंट। राइट, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो इक्वलिटी एज कैरीज ओपन टू टैलेंट यहाँ पर इसको तो डिलीट किया है। राइट, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और ऑप्शन 4 डेमोक्रेटिक इक्वलिटी एंड इक्वलिटी एज इक्वलिटी ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब निष्पक्ष अवसर की समानता के रूप में लोकतांत्रिक समानता और समानता। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से ऑप्शन को डिलीट करके आंसर को निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं मैंने ये सही कहा कि गलत। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है वो वेस्टर्न एथिक्स से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला कि द ओनली प्रूफ कैपेबल ऑफ बीइंग गिवन दैट एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल इज दैट पीपल एक्चुअली सी इट इन like manner. I apprehended the sole evidence it is possible to produce that anything is desirable is that people do actually desire it। ठीक है, तो ये जेएस मिल का एक कोटेशन है। तो अकॉर्डिंग टू मूर which one of the following fallacies is committed in the given argument। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जे ठीक है मूर का जो फैलासी आप लोगों को देखने को मिलता है वो कौन सा था कि नेचुरलिस्टिक फैलासी। राइट, या फिर प्रकृतिवादी पतन। राइट, प्रकृतिवादी दोष। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 3 नेचुरलिस्टिक फैलासी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो यहाँ पर इतना सारा स्टेटमेंट ठीक है दिया गया है ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में बिजी रह जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो आप लोगों को देखना था वो यहाँ पर मूर और फलासी के बारे में बात किया है। राइट, तो मूर ने तो नेचुरलिस्टिक फलासी के बारे में बात किया है। राइट, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये अमर्त्य सेन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और ये इंडियन पक्ष से लिया गया है। नहीं, इंडिया नहीं, ये भी वेस्टर्न पक्ष से है। राइट, अमर्त्य सेन तो वेस्टर्न पक्ष में मिलेगा। तो देखो द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन डिपेंडेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, मतलब अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी का मापन निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉवर्टी का जो मेजरमेंट का जो लाइन है वो आप लोगों को पता करना होगा। ठीक है, अमर्त्य सेन के बारे में। तो देखो हेड काउंट रेशियो, इनकम गैप रेशियो, या फिर लैंड ओनरशिप पर कैपिटा, या फिर द गिरी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग इसके आंसर जल्दी बताओ। ओके, तो देखो यहाँ पर हेड काउंट रेशियो मतलब ठीक है कि ईच एंड एवरी पीपल को काउंट किया जाएगा इस रेशियो में। ये तो बिल्कुल सही है। तो इनकम गैप देखा जाएगा। ठीक है, इसका भी रेशियो ये भी सही है प्रोबेबिलिटी का। लैंड ओनरशिप पर कैपिटा ये इसके बारे में बात नहीं किया है। राइट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन सी को डिलीट कर दो। तो देखो ऑप्शन सी को जैसे ही डिलीट किया तो हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी पर है देखो द ग्री कोएफिशिएंट मतलब ग्री गुणक। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर एडमंड हुसर्ल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो और नॉलेज के बारे में पूछा गया है। राइट, तो एडमंड हुसर्ल का फेनोमेनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब यहाँ पर नॉलेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नॉलेज क्या है इसके बारे में यहाँ पर हुसर्ल के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए पर है नॉलेज कैन बी गैदर्ड एम्पिरिकली। क्या ज्ञान अनुभवजन्य रूप से एकत्र किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन बी
नॉलेज कैन बी इंट्यूटिवली ग्रास्प्ड, मतलब ज्ञान सहज रूप से समझा जा सकता है। या फिर ऑप्शन सी, नॉलेज कैन बी गैदर्ड बाय सस्पेंडिंग प्रो कॉन्सेप्ट आइडियाज, मतलब पूर्व कल्पित विचारों को निलंबित करके ज्ञान एकत्र किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी, नॉलेज कैन बी इंट्यूटिवली एनालाइज्ड, मतलब ज्ञान आगमनात्मक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन ई, नॉलेज कैन बी चेक्ड थ्रू एनालाइजिंग द हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना का विश्लेषण करके ज्ञान की जांच की जा सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो, नॉलेज के बारे में हुसैन ने बात किया है, ठीक है, कि नॉलेज को अटेन किया जा सकता है इंट्यूटिवली, राइट, मतलब ज्ञान सहज रूप से समझा जा सकता है। ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर तीनों जगह पर है, राइट। और देखो ऑप्शन सी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नॉलेज कैन बी गैदर्ड बाय सस्पेंडिंग प्रो कॉन्सेप्ट फैक्ट, राइट, तो यहाँ पर सस्पेंडिंग के बारे में बात किया गया है, ये तो बिल्कुल अच्छा, राइट, ये पॉजिटिव साइन है। तो ऑप्शन सी को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो बी एंड सी, राइट, तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, और यहाँ पर ई भी हम लोगों को देखने को पड़ेगा, ठीक है। तो ई में क्या है कि नॉलेज कैन बी चेक थ्रू एनालाइजिंग द हाइपोथेसिस, ठीक है, तो मतलब परिकल्पना का विश्लेषण करके ज्ञान की जांच की जा सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में तो एडमंड हुसैन ने बात नहीं किया है, राइट, हाइपोथेसिस के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होगा। तो बी एंड सी यही है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन थ्री, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन थ्री ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिया गया है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो कियरकेगार्ड के बारे में यहाँ पर एक दो स्टेटमेंट दिया गया है। तो कियरकेगार्ड बिलीव दैट सब्जेक्टिविटी इज एन इटर्नल साइट, मतलब कियरकेगार्ड का मानना था कि व्यक्तिपरकता एक शाश्वत स्थल है। क्या यह सही है? और देखो ऑप्शन बी पर है, कियरकेगार्ड बिलीव्ड दैट इमोशन कैन गिव डिफेक्टिव नॉलेज इन प्रिंट्स, मतलब कियरकेगार्ड का मानना था कि भावना दोषपूर्ण ज्ञान छाप दे सकता है। या फिर देखो ऑप्शन सी पर है, हाइडेगर स्टेटेड दैट डिजाइन रिलीज बीइंग थ्रू केयर, तो हाइडेगर तो केयर के बारे में बात किया है, राइट, और डिजाइन के बारे में भी बात किया है। तो ये तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी पर देखो, हाइडेगर डिसाइड विथ हुसर्ल ऑन द नेचर ऑफ इंटेंशनलिटी, ये भी सही है, राइट, नेचर ऑफ इंटेंशनलिटी के बारे में तो हाइडेगर ने डिसएग्री किया है, राइट, हुसर्ल का जो इंटेंशनलिटी है, हुसर्ल का जो इंटेंशनलिटी है उसके बारे में तो बात किया है कि अबाउटनेस के बारे में, राइट, इंटेंशनलिटी मतलब अबाउटनेस, राइट, तो ये हुसर्ल का था, राइट, तो और हाइडेगर ने इसका अपोज किया है। तो हमने आप लोगों को इसके बारे में नोट दिया था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने वो सेशन देखा है, अगर नहीं देखा तो जाकर इस चैनल पर है, जाकर देख लीजिए, ठीक है। और ऑप्शन ई पर है कि सात्रे एक्सेप्टेड द नोशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ईगो ऑफ हर्सल, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, राइट। तो हम लोगों को दो ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो देखो ऑप्शन सी एंड डी हमारा करेक्ट है, राइट, तो मतलब ऑप्शन थ्री ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन थ्री ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हाइडेगर स्टेटेड दैट डिजाइन रियलाइज बीइंग थ्रू केयर, और हाइडेगर डिसएग्रीड विथ हुसर्ल ऑन द नेचर ऑफ इंटेंशनलिटी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू हुसर्ल इज द मेन रोल ऑफ एडम बारसन, ठीक है, तो एडम बारसन ये अब लोगों को नया लग रहा होगा, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो एडम बारसन का अर्थ है संवेदना, ठीक है, तो हुसर्ल के अनुसार संवेदना का मुख्य भूमिका क्या है, राइट, तो संवेदन के बारे में उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में हम लोगों को देखना होगा। तो देखो, टू ट्रांसेंडेंटली यूनिफाई प्रोटेंशन एंड रिटेंशन, मतलब पारलौकिक रूप से संरक्षण और प्रतिधारण को एकीकृत करना। या फिर ऑप्शन टू, टू कोऑर्डिनेट द रिलेशनशिप ऑफ नोमेना एंड नोएसिस, मतलब नोमेना और नोएसिस के संबंधों को समन्वयित करना। या फिर ऑप्शन थ्री, टू कैप्चर द इडियोस, मतलब ईदों को
पर कब्जा करना, या फिर ऑप्शन 4 टू हेल्प द परफेक्टिंग इपोक, मतलब युग व सिद्धांत करने में सहायता करना। ठीक है, तो उन्होंने इपोक के बारे में बात किया है, इडियोस के बारे में बात किया है, नोएमा नोएसिस के बारे में बात किया है, लेकिन जो संवेदना है वो इनके सारे रिलेट नहीं करते हैं। right? तो संवेदना रिलेट करते हैं कि टू ट्रांसेंडेंटली यूनिफाई प्रोटेंशन एंड रिटेंशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये आप लोगों ने दिमाग पर बिठा लीजिए। ठीक है, प्रोटेंशन एंड रिटेंशन। ठीक है, मतलब प्रतिधारण और संरक्षण। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 1 टू ट्रांसेंडेंटली यूनिफाई प्रोटेंशन एंड रिटेंशन, ये एडम बैरसन का जो मेन रोल है यही है। ठीक है, फुटसल के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सारे आप लोगों ने याद में रखो। ठीक है, ये मेरा भी ये नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने बाद में बात करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रिचर्ड रोटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और हार्मोनेटिक्स के बारे में पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड रोटी, हार्मोनेटिक्स इज एन अटेम्प्ट टू डू अवे विथ। तो रिचर्ड रोटी के अनुसार हार्मोनेटिक्स दूर करने का एक प्रयास है। तो एपिस्टेमोलॉजिकली सेंटर्ड फिलोसफी, मतलब ज्ञान मीमांसीय रूप से केंद्रित दर्शन, या फिर ऑप्शन 2 लैंग्वेज सेंटर्ड फिलोसफी, मतलब भाषा केंद्रित प्रदर्शन मतलब दर्शन। ठीक है, फिलोसफी सेंटर्ड ऑन एथिक्स, मतलब दर्शन शास्त्र और नैतिकता पर केंद्रित करना, या फिर फिलोसफी सेंटर्ड ऑन लॉजिक, मतलब दर्शन तर्कों पर केंद्रित है। तो ये जो हार्मोनेटिक्स है इसको दूर करने का जो रिचर्ड रॉटी ने बात किया है वो यही है कि एपिस्टेमोलॉजिकली सेंटर्ड फिलोसफी। ठीक है, तो हार्मोनेटिक्स को दूर करने के लिए रिचर्ड रॉटी ने एपिस्टेमोलॉजी को एक्सेप्ट किया। राइट, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर। राइट, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और ये एजेआर के बारे में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 1 पर है कि अकॉर्डिंग टू एजेआर एथिकल टर्म्स आर अनएनालाइजेबल एंड नॉन सेंसिबल। बताओ ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। राइट, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इमोटिविज्म के बारे में बात किया है, राइट, तो वहाँ पर यही कहा कि जो एथिकल टर्म्स है वो सारे अनएनालाइजेबल है और नॉन सेंसिबल है। राइट, इसका कोई सेंस नहीं रहता है। और स्टेटमेंट 2 पर है कि एजेआर बिलीव्स दैट एथिकल टर्म्स आर मीनिंगलेस एंड लिटरली insignificant because they do not fulfill the verifiability creation of meaning। राइट, ये भी तो बिल्कुल सही है। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है। राइट, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो देखो ऑप्शन ए पर है अद्वैतिन्स डू नॉट एक्सेप्ट द प्रैग्मेटिक क्रिएशन, मतलब ऑर्थो क्रियाकारित्व। ठीक है, तो ऑर्थो क्रियाकारित्व को अद्वैतों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। एक तो ऑर्थो क्रियाकारित्व को अद्वैतन ने एक्सेप्ट किया है। एक तो ऑप्शन ए को डिलीट कर दो। या से डिलीट हो गया, या से डिलीट हो गया। राइट, तो आप देखते हैं कि नोयाइकस एक्सेप्ट द प्रैग्मेटिक क्रिएशन, मतलब ऑर्थो क्रियाकारित्व। राइट, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो बी तो होगा। राइट, तो दोनों ऑप्शन पर ही है। सी ये भी होगा। राइट, दोनों ऑप्शन पर है। और देखो ई और डी में हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो डी पर क्या है कि Advaitins believe that the reality has capacity to perform but is not the same as the as that capacity। मतलब अद्वैतवादियों का मानना है कि अ, वास्तविकता में प्रदर्शन करने की क्षमता है, लेकिन उस क्षमताओं के समान नहीं है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ई पर क्या है कि बुद्धिस्ट बिलीव that it reality of the empirically
worldly objects is same as that capacity to perform a particular function। मतलब बौद्ध मानते हैं कि अनुभवजन्य सांसारिक वस्तुओं की वास्तविकता को एक विशेष कार्य करने की उनके क्षमता के समान है। ये भी सही है, राइट। तो जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उन्होंने भी यही मानता है, ठीक है, कि अनुभवजन्य सांसारिक वस्तु जितना है, ठीक है, वास्तविकता की एक विशेष कार्य करने में उनके क्षमता जो है वो इक्वल है, राइट। तो बी, सी, डी एंड ई, राइट। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, राइट। तो ऑप्शन ए में क्या गलती थी, तो यहाँ पर डू नॉट लिखा था, राइट। तो यहाँ पर एक्सेप्ट अगर लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाता, राइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन फोर ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन उपमाना as the cognition of the new object through similarity known by another means of knowledge, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू वर्बल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन उपमान या फिर तुलना को ज्ञान के अन्य साधनों द्वारा ज्ञात समानता को माध्यम से नए वस्तुओं को अनुभवी के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है, जैसे कि किसी मित्र से मौखिक जानकारी के माध्यम से। तो इनमें से कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो न्यायिका या फिर भट्ट मीमांसिका या फिर प्रभाकर मीमांसिका या फिर वैशेषिका। तो जल्दी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपमान या फिर कंपैरिजन के बात क्या है, राइट। और थ्रू वर्बल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फ्रेंड, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही दार्शनिक ने बात करते हैं, वो है न्यायिका, राइट। मतलब ऑप्शन थ्री ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और देखो भट्ट मीमांसिका, प्रभाकर और वैशेषिका इनके बारे में बात नहीं किया गया, राइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन थ्री ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which school of classical Indian philosophy propounds that perception is the immediate knowledge in which the mental modifications are non-different from the object and is lit up by the self's light। मतलब शास्त्रीय भारतीय दर्शन का कौन सा स्कूल प्रतिपादित करता है कि धारणा तत्काल ज्ञान है जिसमें मानसिक परिवर्तन वस्तु से अलग नहीं होती है और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये अद्वैत वेदांत या फिर जोगाचार बुद्धिज्म या फिर सांख्य या फिर जैनिज्म। तो जल्दी बताओ। तो देखो ये जो अद्वैत वेदांत है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सेल्फ लाइट के बारे में बात किया है, राइट। देखो that perception is the immediate knowledge in which the mental modification are non-different from the object and is lit up by the self light, ठीक है। तो ये अद्वैत वेदांत के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को एज इट इज याद में रखो, ठीक है। ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करो, ठीक है। यहाँ पर मेंटल मोटिवेशन लिखा है, ठीक है। आप लोगों ने सांखों को सिलेक्ट कर दो, ठीक है, ये बिल्कुल ना करो। ओके, तो ये जो आंसर है वो हमारा अद्वैत वेदांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So according to which school of classical Indian philosophy, in the case of erroneous cognition that is being perceived by itself is real, while error consists in mistaking a part of the whole। मतलब शास्त्रीय भारतीय दर्शन के किस स्कूल के अनुसार त्रुटिपूर्ण अनुभूति के मामले में जो स्वयं के द्वारा अनुभव किया जा रखा है जो वो वास्तविक है, जबकि त्रुटि में संपूर्ण के लिए एक भाग को गलत माना जाता है, ठीक है। तो ये भट्ट मीमांसा, ये विशिष्टाद्वैत या फिर बुद्धिज्म या फिर सांख्य। तो जल्दी बताओ। तो ये थ्योरी ऑफ एरर से पूछा गया है, ठीक है। और ये जो
क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 विशिष्टाद्वैत। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर ये कमेंट करके बताओ कि विशिष्टाद्वैत वेदांतों ने थ्योरी ऑफ एरर के बारे में कौन सा थ्योरी दिया है, मतलब खेतीवाद का कौन सा खेतीवाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा विशिष्टाद्वैत वेदांत हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who coined the term performative utterance? As part of his refutation of the central thesis of logical positivism that all sentences that were cognitively meaningful were either true or false। ठीक है, तो देखो यहाँ पर परफॉर्मेटिव अटरेंस, उसके बाद देखो जो पार्लिकुशनरी एक्ट, इलिकुशनरी एक्ट, ठीक है, इतना सारा स्पीच एक्ट के बारे में बात किया है, वो जे एल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। राइट, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी। राइट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो और एक है डी के साथ ऑप्शन ई भरे। राइट, तो ई पर यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है क्या। राइट, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन वन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो ई बोलकर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन वन मतलब जे एल ऑस्टिन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following characteristics of the middle term corresponds to a पक्षधर्मता। ठीक है, तो पक्षधर्मता का अर्थ क्या है ये आप लोगों को बताना होगा। जो मिडिल टर्म रहता है उसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, तो मध्य पद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पक्षधर्म से मेल खाती है, तो जल्दी बताओ। तो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस वेयर इन व्हिच द मेजर टर्म इज प्रेजेंट, क्या ये सही है। इट मस्ट बी नॉन इनकॉम्पिटेबल विथ द माइनर टर्म, या फिर इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटर counteracting a reason which lead to contradictory conclusion, या फिर इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। ठीक है, पक्षधर्मता का जो अर्थ है कि ये जो माइनर टर्म है, ठीक है, वहाँ पर जो मिडिल टर्म प्रेजेंट जरूर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन फोर ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो मिडिल टर्म है वो पक्षधर्मता के बारे में बात यही करते हैं कि मिडिल टर्म हमेशा माइनर टर्म में उपस्थित रहता है। माइनर टर्म बोले तो जो पक्षपद। राइट, और जो मेजर टर्म है वो साध्य पद के बारे में बात करते हैं। राइट, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक से एक क्वेश्चन लिया गया है और ये आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, जो फैलासी, इनफॉर्मल फैलासी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, फैलासी ऑफ कंपोजिशन, फैलासी रेड हियरिंग फैलासी, फैलासी ऑफ एक्सीडेंट और फैलासी ऑफ इक्विवोकेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को सबसे अच्छा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो लिस्ट वन पर है ए फैलासी इन व्हिच टू और मोर मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड और फ्रेज आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो ये कौन सा फैलासी है, तो देखो ये है फैलासी ऑफ इक्विवोकेशन। ठीक है, इक्विवोकेशन का अर्थ ये है कि एक ही शब्द का दो या फिर तीन मीनिंग रहेगा। ठीक है, एक आर्गुमेंट, तो वो है इक्विवोकेशन। ठीक है, और नो डी को वन के साथ हम लोगों ने मैच किया, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन वन पर है। ठीक है, और ऑप्शन थ्री पर है। राइट, तो इन दो ऑप्शन में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए मतलब थ्री के साथ मैच किया गया है। राइट, तो फैलासी ऑफ कंपोजिशन जो है, ठीक है, वो यही हो जाएगा कि ए फैलासी इन व्हिच एन इन्फरेंस इज मिस्टेकनली ड्रॉन फ्रॉम द एट्रीब्यूट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए होल टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द होल। राइट, तो ये कंपोजिशन हो जाएगा। और रेड हियरिंग फैलासी, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये a fallacy in which attention is deliberately uh, deflected away from the issues under discussion। ठीक है,
तो बी को 4 से, तो बी को 4 से जैसे हम लोगों ने मैच किया, तो देखो एक ही ऑप्शन पर है, वो है ऑप्शन 1। राइट, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लॉजिक का एक सेक्शन लिया था वहाँ पर ये सारे क्लासिक को अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर ये सेशन को जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये पर लिबर्टी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में, दो लिबर्टी मतलब डिवाइडेशन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी के बारे में कौन कौन एक्सेप्ट किया है, मतलब सपोर्टर कौन कौन है, ये आप लोगों को बताना होगा कि एडम स्मिथ, रूसो, नॉजिक या फिर हॉब्स या फिर मार्क्स। ठीक है, तो नेगेटिव लिबर्टी के बारे में किसने एक्सेप्ट किया? तो देखो एडम स्मिथ ने एक्सेप्ट किया है, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट नॉजिक ये भी नेगेटिव लिबर्टी को एक्सेप्ट किया है। और किसने एक्सेप्ट किया है? हॉब्स। राइट, तो देखो ए सी और डी कहाँ पर है? ऑप्शन 4 पर है। राइट, और रूसो और मार्क्स ये दोनों ने नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात नहीं करते हैं। राइट, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 4 ए सी एंड डी मतलब एडम स्मिथ, नॉजिक और हॉब्स, तो इन तीनों ने नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात किया। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following were the problems associated with caste according to Ambedkar? ठीक है, तो ये कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलोसफी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अम्बेडकर का जो कास्टिज्म के बारे में बात किया है, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए पर है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी, ऑप्शन बी पर है फिक्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी पर है रिग्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोगमी इन कास्ट, या फिर ऑप्शन डी पर है डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ फर्टर्निटी इन सोसाइटी। तो जल्दी बताओ। तो देखो अगर हम लोगों ने यहाँ पर डिलीट करो ऑप्शन को, तो देखो रिग्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोगमी इन कास्ट मतलब जाति में बहिर्विवाह की कठोर विशेषता। ठीक है, तो ये जो अम्बेडकर है, ठीक है, वो कास्टिज्म के बारे में ये प्रॉब्लम नहीं था। राइट, तो ऑप्शन सी को डिलीट कर दो। तो ऑप्शन सी यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ से यहाँ से। राइट, तो बचा कौन? ऑप्शन ए बी एंड डी। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन 2। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी मतलब वर्गीकृत तो असमानता का सिद्धांत, ये तो सबसे मोस्ट प्रॉब्लम है। फिक्स फिक्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय का स्थिरता, ये भी एक प्रॉब्लम है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ फर्टर्निटी इन सोसाइटी मतलब समाज में बंधुत्व के विचार का विनाश। राइट, तो ये तो बिल्कुल गलत है। राइट, ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम आते हैं, तो फर्टर्निटी को बजाय रखना चाहिए। राइट, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू गांधी was the most pronounced in which of the following sectors? मतलब गांधी के अनुसार समाज में संघर्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक स्पष्ट था? तो ऑप्शन ए इलिटरेसी एंड कल्चर मतलब निरक्षरता और संस्कृति, क्या इनके बारे में उन्होंने बात किया था? उन्होंने बात नहीं किया था। राइट, तो ऑप्शन ए को डिलीट कर दो। ऑप्शन ए या से डिलीट होगा या से डिलीट होगा। राइट, तो यहाँ पर देखो बी दोनों ऑप्शन पर है, डी दोनों ऑप्शन पर है, सी और ई में हम लोगों को देखना होगा। तो सी पर देखो ट्रूथ एंड स्पिरिचुअलिटी, या फिर ऑप्शन ई पर है विलेज एंड सिटी। तो विलेज एंड सिटी यहाँ पर बात किया है, तो यहाँ पर सेक्टर के बारे में बात किया है ना, तो ये ट्रूथ एंड स्पिरिचुअलिटी ये तो सेक्टर नहीं है। राइट, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन 4 बी डी एंड ई मतलब लेबर एंड कैपिटल इन इंडस्ट्री, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड इन एग्रीकल्चर और विलेज एंड सिटी। तो इन तीन सेक्टर के बारे में उन्होंने बात की है। राइट, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है।
राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये सुमंदा बुहियर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और ये मैरिज एज इंस्टीट्यूशन टू बी बेस्ड अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो जो मैरिज सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, वुमेन के बारे में, ठीक है, कि कौन सा अगेंस्ट आते हैं। ऑप्शन ए, एन अनमैरिड वुमन इज डीम्ड ए सोशल वेस्ट बट एन अनमैरिड मैन इज नॉट। क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल सही है, राइट। कि एन अनमैरिड वुमन इज डीम्ड ए सोशल वेस्ट बट एन अनमैरिड मैन इज नॉट। ये तो बिल्कुल सही है। मतलब एक अविवाहित महिला को सामाजिक बर्बादी माना जा सकता है, लेकिन एक अविवाहित पुरुष को नहीं। ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी पर है, देखो, मैरिज इज द ओनली वे फॉर मैन टू इंटीग्रेट इन कम्युनिटी बट नॉट फॉर वुमेन। ये तो बिल्कुल गलत है, राइट। ये तो दोनों को ये सही है। तो ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा, राइट। अगेंस्ट पूछा है ना वुमेन के बारे में, तो ये तो नहीं है। तो ऑप्शन बी को डिलीट कर दो। तो आप देखो ऑप्शन सी यहाँ पर दोनों जगह पर है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई के बारे में हम लोगों को देखना है। तो वो ऑप्शन डी में है कि एन वुमन इनकरेंस ट्रांसेंडेंस व्हेयर एज ए मैन इनकरेंस इमेंस। मतलब एक महिला सत्र एक महिला श्रेष्ठता का अवतार लेती है, जबकि एक पुरुष सर्वव्यापक कर्ता का अवतार लेता है। राइट। तो ये तो दोनों ही होना चाहिए, राइट। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन डी ये गलत है। और देखो ऑप्शन ई पर है, मैंस वर्क इज डायनामिक एंड अकाउंटेड फॉर बट हाउस वर्क इज माउंटेड एंड अनअकाउंटेड फॉर। ये तो सही है, राइट। तो मनुष्य का काम गतिशील है और इसका हिसाब है कि, लेकिन घर का काम इसको इसके अंदर नहीं घुसा जाता है, राइट। तो ये सुमंदा बुवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैरिज सिस्टम है ये अगेंस्ट वुमेन जो है वो ऑप्शन फोर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर देख लेते हैं। यस। तो कौन कौन सा है? ऑप्शन ए है, एन अनमेरिड वुमन इज डीम्ड फॉर ए सोशल वेस्ट बट एन अनमेरिड वुमन मैन इज नॉट। और देखो, वुमेन्स एग्जिस्टेंस इज लिमिटेड ओनली टू मेंटेनेंस बट ए मैंस एग्जिस्टेंस इज नॉट, राइट। और ऑप्शन ई, मतलब मैंस वर्क इज डायनामिक एंड अकाउंटेड फॉर बट हाउस वर्क इज मोनोटोनस एंड अनअकाउंटेड फॉर, राइट। तो ये सारे अगेंस्ट वुमेन हैं, ठीक है। तो अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इज फॉल्स। ठीक है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से गलत है ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन वन पर है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव प्रेजेंट्स अस विथ रैशनल प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। क्या ये सही है या फिर गलत? ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और ऑप्शन टू पर है, द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ट्रांसेंडेंट और वांट एंड डिजायर। ये भी सही है। Rationality of categorical imperative is checked by examining it in light of pure practical reason। ये भी सही है, राइट। तो कौन सा गलत है? Rationality of categorical imperative is assessed by examining in the light of empirical factor sensory experience, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर उन्होंने बात नहीं किया है, राइट। तो उन्होंने एम्पिरिकल को हटाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल रीज़न के बारे में बात किया है, राइट। और वो प्रैक्टिकल रीज़न यही है कि प्योर प्रैक्टिकल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यस, तो ऑप्शन फोर ये हमारा गलत करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंक्शन ऑफ मोरल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इमोटिव इज। ठीक है, तो ये इमोटिव विजन के बारे में पूछा गया है। और इमोटिव विजन ये किसका थ्योरी है? ये एजे यार का है, राइट।
तो देखो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, तो देखो एक्सप्रेस इमोशन, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। एसर्ट्स इमोशन मतलब भावना का मुख्य कारण, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक्सप्रेस एज वेल एज एसर्ट्स इमोशन मतलब व्यक्त करने के साथ साथ भावनाओं पर जोर दे, ये भी नहीं है। और नाइदर एक्सप्रेस नॉर एसर्ट इमोशन, ये तो बिल्कुल गलत है, राइट। तो ऑप्शन वन एक्सप्रेस इमोशन ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर है ह्यूमोडिविजन के अकॉर्डिंग, और जो कि एज ए आर के बारे में सबसे हाईलाइटेड है, राइट। तो ऑप्शन वन ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये यूटिलिटेरियन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, तो यूटिलिटेरियन एथिक्स हैज टू एस्पेक्ट्स, हेडोनिक एंड कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, राइट। क्योंकि यूटिलिटेरियंस को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक हेडोनिस्टिक एस्पेक्ट है और एक कॉन्सिक्वेलिस्टिक एस्पेक्ट है, राइट। और देखो यहाँ पर ऑप्शन बी पर है हेडोनिस्टिक एंड कॉन्सिक्वेलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटेरियन आर नॉट डिस्टिंक्ट, वन इम्प्लाइज द अदर। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, right? क्योंकि हम लोगों ने पहला ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो ये इसका ऑपोजिट है, राइट। तो ऑप्शन बी को डिलीट कर दो, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, राइट। तो आप देखो ऑप्शन सी तो है और डी को देखना होगा, राइट। तो डी में क्या है कि यूटिलिटेरियनिज्म इज नॉट द सेम एज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ये भी सही है, राइट। और ऑप्शन सी पर क्या था कि यूटिलिटेरियनिज्म इज ए कॉन्सिक्वेलिस्टिक डॉक्ट्रिन, ये भी सही है, राइट। मतलब ए सी एंड डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन वन पर है। तो ऑप्शन वन ये हमारा करेक्ट आंसर है, यस, राइट। तो देखो यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो दो एस्पेक्ट है, हेडोनिस्टिक है और कॉन्सिक्वेंशियलिस्टिक है, राइट। और यूटिलिटेरियनिज्म ये कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट डॉक्ट्रिन तो है, राइट, क्योंकि दो एस्पेक्ट तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, राइट, वो तो आ जाएगा। और देखो ये एज ए सेम कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट नहीं है, क्योंकि हेडोनिस्टिक एस्पेक्ट भी यहाँ पर रहता है, राइट। तो ऑप्शन वन ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये नित्य के अकॉर्डिंग अच्छा क्या है, गुड क्या है? तो द दैट व्हिच heightens the feeling of power, the will to power, power itself in man। मतलब वो जो शक्ति की भावना को बढ़ाता है, शक्ति की इच्छा और मनुष्य में स्वयं शक्ति। एक तो विल टू पावर, ये हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि नित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है विल टू पावर, राइट। और एक है विल टू ट्रूथ, राइट, इसको ही विल टू ट्रूथ उन्होंने कहा है। तो ऑप्शन वन इसको देखने के बाद हम लोगों को और बाकी सारे ऑप्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ऑप्शन वन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन वन ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और आपके साथ ये टेस्ट जो है वो दे सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि यूडाइमोनिज्म के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, राइट। तो एरिस्टोटल के जो यूडाइमोनिज्म है, तो उसका अकॉर्डिंग यूडाइमोनिया का अर्थ क्या है, ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो इट इज़ एन इमोशन, क्या यूडाइमोनियम यूडाइमोनिज्म ये इमोशन है? ये तो बिल्कुल गलत है, राइट। ये तो वर्चू के बारे में बात करते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए को डिलीट कर दो, लो। और क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? तो हमारा आंसर तो आ गया, राइट। तो बी सी डी एंड ई, राइट। तो बाकी सारे जितना ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो देखो बी ऑप्शन पर क्या है कि इट इज एन एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विथ वर्चू, ये तो बिल्कुल सही है। इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग इन व्हिच वन इज प्रोग्रेसिंग, ये भी सही है। ऑप्शन डी पर है देखो लाइफ ऑफ यूडाइमोनिया इज आइडेंटिफाइड विथ लाइफ ऑफ ऑनर, ये भी करेक्ट है। और यूडाइमोनिया इज सेल्फ सफिशिएंट एंड डिजायर्ड फॉर इट्स ओन सेक, ये भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये सारे आप लोगों ने अपने को एक बार लिख लीजिए कि एरिस्टोटल्स यूडाइमोनिया और ये
जो 4 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, स्टेटमेंट जो है वो आपने एक एक करके लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये यूथेनेसिया के बारे में एक क्वेश्चन है, ये नॉन वॉलेंटरी यूथेनेसिया के बारे में, ठीक है। तो देखो, एट द एक्सप्रेस्ड रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन हु विशेस टू डाई। तो देखो जो विशेष करेगा वो तो नॉन वॉलेंटरी में नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। कॉन्ट्ररी टू एक्सप्रेस्ड रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन हु डाइज, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 पर है विदाउट द एक्सप्रेस्ड रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन हु डाइज either because the patient's wish is not elicited or because the patient is unable to give an answer due to some medical condition। सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो यही है, राइट, ऑप्शन 3। मतलब उस व्यक्ति के व्यक्त अनुरोध के बिना जो या तो मर जाता है, क्योंकि या तो रोग का इच्छा पर नहीं हुई है, ठीक है, या व्यक्ति रोगी किसी चिकित्सा स्थिति के कारण उत्तर देने में असमर्थ है, राइट। तो ऑप्शन 3 ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर है, नॉन वॉलेंटरी है ना, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following are moral principles which medical ethics taken recourse of। मतलब निम्नलिखित में से कौन से नैतिक सिद्धांत है जिनका चिकित्सा नैतिकता के सहारे लेती है। तो देखो जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, ठीक है, मेडिकल एथिक्स में जो कीवर्ड आते हैं, नॉन मेलिफिसेंस आते हैं, नॉन बेनिफिसेंस आते हैं, राइट, ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आते हैं, राइट, और आते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेलिवरेंस ये नहीं आते हैं। तो मेडिकल एथिक्स में ये सारे प्रिंसिपल्स जो है वो आते हैं, राइट। तो नॉन मेलिफिसेंस मतलब कि हानि नहीं पहुंचना चाहता है, राइट। बेनिफिसेंस मतलब इसका ऑपोजिट है, राइट, कि रोगी को उपकार हो। और देखो ऑटोनॉमी, रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी मतलब रोगी का जो ऑटोनॉमी है, राइट, उसको स्वतंत्रता को सम्मान किया जाता है। और द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का सिद्धांत है, ये भी आती है, राइट। तो देखो ऑप्शन ए, बी, सी और ई कहाँ पर है, ऑप्शन 1 पर है, राइट। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी दो। तो ये प्रभाकरों का डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन के बारे में पूछा गया है, कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना होगा। परसेप्शन इज डायरेक्ट कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या ये सही है। परसेप्शन इज इंट्यूटिव, परसेप्शन इज इमीडिएट नॉलेज, या फिर इट लीड्स टू द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड द नॉलेज इटसेल्फ। तो जल्दी बताओ इनमें से कौन सा सही है। ओके, तो प्रभाकर के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन है वो परसेप्शन इज डायरेक्ट कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है। परसेप्शन इज इंट्यूटिव, ये भी सही है। परसेप्शन इज इमीडिएट नॉलेज, ये भी आते हैं। और इट लीड्स टू द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड द नॉलेज, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। मतलब ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। यस, तो ऑप्शन 2 मतलब ये सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यही है, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसॉफी ऑल परसेप्शंस आर डिटर्मिनेट एंड देयर इज नो सच थिंग एज एन इनडिटर्मिनेट परसेप्शन ओनली, ठीक है। तो मतलब शास्त्रीय भारतीय दर्शन के निम्नलिखित में से किस स्कूल के अनुसार सभी धारणाओं निर्धारित है और केवल अनिश्चित धारणा जैसे कोई चीज नहीं है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है,
कि ऑल परसेप्शंस आर डिटर्मिनेट एंड देयर इज नो सच थिंग एंड इनडिटर्मिनेट परसेप्शन ओनली। ठीक है, सिर्फ इनडिटर्मिनेट परसेप्शन बोलकर कोई नहीं है, सिर्फ जितना सारा परसेप्शन है वो डिटर्मिनेट है। ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी चार्वाकास, ऑप्शन सी जैनिज्म, ऑप्शन डी विशिष्ट अद्वैत वेदांत या फिर ऑप्शन ई अद्वैत वेदांत। तो जल्दी बताओ। तो देखो बुद्धिज्म इसके बारे में बात नहीं करेगा, राइट। तो ऑप्शन ए को डिलीट कर दो। ऑप्शन ए यस, एक ही ऑप्शन पर है। और देखो बाकी जितना सारा ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ई ऑप्शन है, राइट। बाकी सारे ऑप्शन देखो बी सी डी या पर डी ई है, राइट। तो हम लोगों ने डी और ई के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डी में क्या है कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, और ई पर है अद्वैत वेदांत है। या शंकर ने एक्सेप्ट किया है या फिर रामानुजन ने एक्सेप्ट किया है। तो देखो रामानुजा जो है, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, उन्होंने इनके बारे में बात किया है, लेकिन अद्वैत वेदांत मतलब जो शंकराचार्य है उन्होंने इसके बारे में बात नहीं किया है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन ई, इन दो ऑप्शन नहीं होगा। तो चार्वाका ये तो बिल्कुल होगा, जैनिज्म ये भी होगा, और विशिष्ट अद्वैत वेदांत मतलब रामानुज ये भी हो जाएगा, राइट। तो मतलब बी सी डी कहाँ पर है, ऑप्शन 4 पर है। तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो यही था हमारा सेशन। तो सरप्राइज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने बताने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होते हैं हमारे 8 से 8:30 बजे तक, और मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि फ्री है। और आप लोगों ने ये डेट नोट कर लीजिए, 17 जून आप लोगों का एक फ्री मॉक टेस्ट होगा 3 घंटे का, ठीक है। 3 आवर्स मॉक टेस्ट होगा 17 जून, जो आप लोगों को मॉक टेस्ट का लिंक सिर्फ और सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो। और टेस्ट का टाइम रहेगा आप लोगों को शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक, ठीक है। एक ही टाइम ये टेस्ट होगा, ठीक है। बी श्योर कि आप लोगों ने इस टेस्ट को फाइनल एग्जाम के करा दें, ठीक है, ताकि आपका जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट का जो हैबिट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काम हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर क्लासेस का लिंक तो मिलते ही है, ठीक है, और अलर्ट मैसेज भी हम लोगों ने यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। तो आप जैसा भी लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन को जाइए, वहाँ पर अपना फीडबैक देकर जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।